नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। राजनीति की पथरीली राह पर वही लोग सफल होते हैं या लंबी पारी खेल पाते हैं जो विचार, संयम, सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ते हैं। वही लोग बड़े होते हैं जो विचार और धारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ही वरिष्ठ नेता जिनकी लंबी पारी अभी चल रही है और लगातार अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। रामदास अग्रवाल। रामदास जी, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है और पार्टी हो चुकी है। देश में बड़े हिस्से पे उसका राज हो चुका है। देश की बागडोर भी आज पार्टी के हाथ में है। आपने इस पार्टी को अपने पसीने से सींचा। कैसा लग रहा है पार्टी की इस दशा को लेकर? पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरा, जो आपने प्रश्न किया, ये वास्तव में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के लिए ये प्रसन्नता का विषय है, अतीव आनंद का विषय है कि हम सेंटर में अपने बूते पर 272 प्लस सीटें लेकर लोकसभा की आज केंद्र में सत्ता में है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कल्पना बीजेपी के हम जैसे पुराने लोगों ने की थी कि हम कांग्रेस की एक विचारधारा है और बीजेपी की एक विचारधारा है, जो जनसंघ के समय से और संघ के समय से चली आ रही विचारधारा के कुछ अंश हैं जिन्हें हमने फॉलो किया है। वो विचारधारा का संघर्ष में हमने ये बात आप मान के चलिए कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ जगहों को छोड़ दें तो कांग्रेस साफ हो गई। न कश्मीर में है, न पंजाब में है, न दिल्ली में है, न हरियाणा में है। एलिमिनेट होती जा रही है। एलिमिनेट हो गई। तो कांग्रेस विहीन ये देश बने, ये मोदी जी ने भी एक नारा दिया था कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक राज करके जो कुछ किया सबके सामने है। अब उसको राज्य पद से हटाए बगैर जो कुछ भी गंदगी के ढेर पैदा हो गए हैं, बना दिए गए हैं, उसको दूर करना मुश्किल है। पर रामदास जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि आप तो इस विचार से, विचारधारा से बचपन से जुड़े हैं और पार्टी का शैशव काल आपसे जुड़ा हुआ है जी। लेकिन इतने लंबे काल में क्या लगता नहीं है कि विचार वहीं का वहीं छूट गया है, धारा में जाम हो गया है और धारा कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरह से फैलाव पार्टी का बढ़ता जा रहा है, सत्ता का सुख बढ़ता जा रहा है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक जिस बातों को लेके पार्टी का संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष एक अलग थलग पड़ गया है। जनसंघ के समय से लेकर अभी तक की विचारधाराओं में हमने कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ की है और इसीलिए मैंने ये शब्द काम में लिया कि कुछ अंश जो हमारे मूल थे वो हमारे अभी भी हैं और उन मूल के आधार पर हम अपने देश में राज कर रहे हैं। आज कई वर्षों बाद सेंटर में एक क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार आई है, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट है जी। अभी भी हम उस सरकार को साथ लेकर चल रहे हैं जो एनडीए की है। उसमें हमें हमारे उन लोगों को भी साथ में लेना पड़ता है जिनका जनता पर प्रभाव है और उनको साथ लिए बगैर हम शायद इतना बड़ा बहुमत पार्लियामेंट में नहीं ला सकते थे। तो ये परिस्थिति जन्य मजबूरियां हैं जिसमें समझौते होते हैं। पर हमदा जी, एक बड़ी बात ये होती है कि ये तो राजनीतिक मजबूरी समझ में आती है, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस इस देश से सत्ता से अलग होती जा रही है या उसको हटाया जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार। और जिस तरह से पिछले कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद लगातार होता रहा, जिस तरह से देश का धन लुटाया जाता रहा, लूटा जाता रहा, उसके बाद जनता बिल्कुल गले तक भर आया, तब जाके कांग्रेस को उन्होंने नकारना शुरू किया। और भाजपा भी जब सत्ता में आई तो उसका एक वादा ये था कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन देश में सत्ता आने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा इस मामले में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आप इसको एक दूसरे
रूप में भी देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से, ये दावा कोई नहीं कर सकता। जी। विश्व की कोई राजनीति में, किसी भी देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भ्रष्टाचार मुक्त कोई देश नहीं है। क्राइम फ्री जोन तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन भ्रष्टाचार की एक सीमा है। मेरी अपनी परिभाषा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में इतने वर्षों तक काम किया है, राजनीतिक दायित्वों के साथ साथ ट्रेजरर के रूप में भी काम किया है। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ बनती है उसके अंदर में हमें कुछ बातों को मानकर चलना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी के राज में यूपीए की गवर्नमेंट ने जो भ्रष्टाचार की परिभाषा थी उसको बदल दिया। भ्रष्टाचार अब मैं उसको नहीं बोलता, मैं स्कैंडल बोलता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कैंडल एंड ए करप्शन, बिकॉज स्कैंडल इज ए डिफरेंट थिंग। जी। स्कैंडल जानबूझकर किया जाता है, षड्यंत्र भी है उसमें। षड्यंत्र है कि मैं अगर कोई ये काम कर दूंगा किसी एक का, और उसमें अगर सरकार को लाख करोड़ का घाटा भी होगा तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझको उसमें से अगर 1500 करोड़ रुपए मिल गया तो मैं ये काम कर दूंगा। कांग्रेस ने, प्रताप राव जी, स्कैंडलस देश बना दिया। जहां हाथ डालो वहां पर बड़े बड़े स्कैंडल। भ्रष्टाचार में अब आजकल पकड़ते हैं, किसी ने 1000 रुपये खा लिया उसको पकड़ लिया, किसी ने 2000 रुपये खा लिया उसको पकड़ लिया। ये भ्रष्टाचार है, माना मैंने, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जहाँ लाखों करोड़ डकैत लिए गए वो तो अभी भी स्वतंत्र हैं, वो अभी भी अपना काम करते हैं, वो अभी भी अपनी गोटियाँ फिट करते हैं। अगर हम रोक सके तो बहुत बड़ा काम होगा, और अगर हम जिन्होंने स्कैंडल किए उनको सजा दे पाए तो ये दूसरा बड़ा। रामदास जी, यही क्योंकि जनता को तब दुख होता है कि मोदी जी तो कह रहे हैं और कहीं उनके इर्द गिर्द तो किसी को खाने भी नहीं दे रहे शायद, लेकिन पूरे देश में जगह जगह जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं या नहीं हैं, जहाँ भी, वहाँ तो खा भी रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं और पूरी तरह से मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर सब कुछ चल रहा है। और ना तो भाजपा का नेतृत्व तो ना मोदी कहीं एक्शन करते हुए नजर आ रहे। वहाँ लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं अब समझौते की राह पे आ गए हैं। ये सवाल खड़े करता है रामदास जी। नहीं, क्या ये जो इतनी बड़ी बीमारी हमारे देश में भ्रष्टाचार की पनपाई गई और खूब उसको खाद पानी दिया गया, तो क्या हम इस विशाल वृक्ष को, भ्रष्टाचार का, इसको हम क्या 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं? ये कल्पना भी शायद कोई करे तो उसकी मर्जी है, लेकिन इन बीमारियों का दूर करने का इलाज लंबा है और देश को इसके लिए कमर कसकर तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर इसका कोई समाधान निकलेगा। पर रामदास जी, मोदी जी एक संदेश तो दे सकते थे। मोदी जी बता सकते थे कि नहीं, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की ज़रूरत नहीं थी कि नहीं, इस तरह के मसले जब उठेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप जब लगेंगे, तो जिस तरह से राम ने सीता को एक धोबी के कहने पे छोड़ा था, तो वैसी ही अग्नि परीक्षा भाजपा के नेताओं को तो कम से कम देनी होगी मोदी के राज में, मोदी के नेतृत्व में, कि अग्नि परीक्षा से जब नेता निकलेंगे और जनता के बीच में विश्वास बढ़ेगा, मोदी जी उस परीक्षा को लेंगे। मोदी जी कहीं ना कहीं परीक्षक के तौर पे फेल नजर आ रहे हैं। रामदास जी, जो ललित मोदी थे, कैसे थे राजस्थान में सबको मालूम है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के गढ़ हो गए थे वो तो। उनके संबंध कैसे थे ये हमको सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल कांग्रेस राज में रही जी। उन्होंने इस मामले में कहीं पर भी कोई पहल भी की तो फेल हो गए। आज वो अब हमसे कह रहे हैं कि आप एक्शन लो, लेंगे ना। हम एक्शन लेने के लिए इनमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हिंदुस्तान में होते तो शायद तुरंत एक्शन हो सकता था। जनता के सामने एक सुचिता पूर्ण एक चेहरा रखने के लिए भाजपा ये कहती कि नहीं, हमारे नेताओं पे आरोप लगाए तो एक बार उनको हटा के वो अग्नि परीक्षा से निकल कर आए। नहीं, ये अग्नि परीक्षा नहीं है, ये जानबूझकर किए हुए षड्यंत्र हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि हमको ट्रैप में लें। जो चीज़ें साबित नहीं हो सकती उनको लेकर के वो लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात है, मैं उसको कोई बहुत, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ अपने मन की,
कि सुषमा जी ने मान लीजिए किसी के लिए कुछ कहा, गलत सही एक अलग निर्णय है, लेकिन उसका इतना बतरंग नहीं बनता कि सुषमा जी को त्यागपत्र देना पड़े। वरना अगर ऐसी बातें आएंगी तो इस देश में तो कोई राजनेता बचेगा ही नहीं जिसने आपस में किसी को कभी मदद नहीं की हो, सहायता नहीं की हो। होती है मानवीय तौर पर भी होती है। इसी भाजपा का चेहरा जानते हैं आप। पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी थे उस समय जब मुख्यमंत्री थी साध्वी उमा भारती मध्य प्रदेश की। उनको कोर्ट का सम्मन जारी हुआ और पार्टी ने कहा कि कोर्ट का सम्मन है, मुख्यमंत्री को कोर्ट में उपस्थित होना ये खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इस्तीफा दिलवा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, आपके बहुत बड़े तगड़े नेता हैं, आज भी बहुत फॉलोइंग है, ज़बरदस्त साउथ में डोर है बीजेपी के लिए, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुए, अभी भी केस चल रहे हैं। लेकिन उनको भी जाना पड़ा, आखिर में उनको कहना पड़ा कि नहीं, शुद्ध हो के अग्नि परीक्षा से निकल के आइए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी आते हैं और फिर अग्नि परीक्षा ख़त्म हो जाती है और नेताओं के बयान ही अग्नि परीक्षा हो जाती है। जेटली जी या भाजपा के नेता कह देते हैं नहीं नहीं ये तो शुद्ध है, और शुद्धता आ जाती है। कहीं भी कोर्ट के दायरे से निकलकर, जनता के प्रश्नों से निकलकर नेताओं को निकलने नहीं दिया जाता। कहाँ ये एक सवाल नहीं खड़े करता क्या? ये आपने जो मैं उदाहरण से बात करूंगा ना जी, उमा भारती के खिलाफ कोर्ट ने केस कॉग्निजेंस लेकर के उनके खिलाफ वारंट इशू किया था जी, उनको त्यागपत्र दिला दिया, बहुत अच्छा था, करना चाहिए था। वैसे हवाला कांड में अडवाणी जी का और इनका नाम आया, सबने त्यागपत्र दिया, हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन हुआ कब? जबकि उसकी कोई कॉग्निजेंस हो गई, किसी ने केवल आरोप लगाया, उससे नहीं हुआ। उमा भारती ने किया, येदियुरप्पा के खिलाफ जब कोर्ट में केसेस फाइल हो गए तब हमने जाकर के कहा कि नहीं अब ठीक है, अब इनको अग्नि परीक्षा देना चाहिए। लेकिन अगर आप अग्नि परीक्षा देने के लिए प्रताप राव जी इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो फिर तो सारे लोगों को अग्नि में ही जाना पड़ेगा, कुछ बचेगा नहीं। इस वक्त जो दौर है ये आरोपों का दौर है, जिसमें झूठे सच्चे बकवास जो भी हो वो लगा करके किसी पर थोप दो। ये जो राजनीति हो रही है इस वक्त, ये आरोपों में सच्चाई अगर कहीं भी हो तो हम उसको मानने को तैयार हैं। रामदास जी क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से प्रेरित हैं, जिस तरह से और ये विद्वेष से प्रेरित है, क्या रामदास जी लगता है हार की खींच के कारण प्रकट है? क्या रामदास जी लगता नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के कारण जनता के बीच में राजनेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरणों की ज़रूरत है कि राजनेता की विश्वसनीयता बढ़े, उसके लिए कुछ ऐसे बड़े उदाहरण रखने की आज आवश्यकता है कि पुनः लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता राजनेता पे विश्वास करे, और विश्वास तभी होगा कि जब राजनेता बार बार अग्नि परीक्षा देगा। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।